उपभोक्ता व्यवहार के विश्लेषण से संबंधित अपने पाठ्यक्रम में दो सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है उपयोगिता का गणनावाचक विश्लेषण। इस विश्लेषण में उपयोगिता को संख्यात्मक रूप से मापनीय माना गया है और इस आधार पर उपभोक्ता के संतुलन की व्याख्या की गई है। दूसरा सिद्धांत उपभोक्ता का क्रमवाचक दृष्टिकोण, जिसमें उपयोगिता को मापनीय मानने की बाध्यता नहीं है। यहाँ पर एक उपभोक्ता अपने अधिमानों और रुचियों के अनुसार विभिन्न वस्तुओं से मिलने वाली जो संतुष्टि है उसको एक क्रम प्रदान कर सकता है और इस आधार पर वह अपने संतुष्टि स्तर को प्राप्त कर सकता है। इसके लिए क्रमवाचक दृष्टिकोण में तटस्थता वक्रों का प्रयोग किया जाता है। ये वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बताते हैं जिनसे एक उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। आज इसी विश्लेषण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल करते हैं। पहला प्रश्न है, तटस्थता वक्रों के निर्माण का आधार क्या होता है? इसका पहला विकल्प है उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की आय का तटस्थता वक्रों से कोई संबंध नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन है दो वस्तुओं की जो कीमतें हैं, कीमतों का भी तटस्थता वक्रों से कोई संबंध नहीं होता है। तटस्थता वक्र शुद्ध रूप से उपभोक्ता के अधिमानों और रुचियों पर आधारित होते हैं। इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह स ऑप्शन है। उपभोक्ता की आय और वस्तुओं की जो कीमतें हैं वो बजट रेखा से संबंधित होती हैं। अगला प्रश्न है, तटस्थता वक्र की संकल्पना का उपभोक्ता व्यवहार के संबंध में सबसे पहले प्रतिपादन किसने किया था? तटस्थता वक्रों का वैसे तो सबसे पहले प्रयोग एजवर्थ के द्वारा किया गया था और उसके बाद पेरेटो ने भी इनका प्रयोग किया था, लेकिन उपभोक्ता व्यवहार से संबंधित नियमों को प्रतिपादित करने के लिए सबसे पहले इसका प्रयोग जे.आर. हिक्स के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, तटस्थता वक्र एक दूसरे को काट नहीं सकते। ये इसलिए क्योंकि विभिन्न तटस्थता वक्र संतुष्टि के अलग अलग स्तरों को बताते हैं। इस कारण से यदि वो परस्पर काटते हैं तो वह कटान बिंदु है वो संतुष्टि के समान स्तर को बताएगा, जो कि तटस्थता वक्रों की विशेषताओं के लिए एक विसंगति होगी। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ब। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता की संतुष्टि के विभिन्न स्तरों को बताने वाले तटस्थता वक्रों के समूह को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है बजट रेखा। बजट रेखा इसका सही विकल्प नहीं है, क्योंकि बजट रेखा एक उपभोक्ता की आय के दिए हुए होने पर और दो वस्तुओं की कीमतों के दिए हुए होने पर दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बताती है जिन्हें एक उपभोक्ता क्रय कर सकता है। दूसरा विकल्प है तटस्थता मानचित्र। ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। तटस्थता मानचित्र तटस्थता वक्रों के विभिन्न समूहों को बताते हैं जो उपभोक्ता की अलग अलग संतुष्टि की ओर इंगित करते हैं। तीसरा ऑप्शन है कीमत उपभोग वक्र। कीमत उपभोग वक्र कीमत में परिवर्तन से उपभोक्ता की संतुलन में होने वाले परिवर्तनों का बिंदु पथ होता है। इस तरह यहाँ पर सही उत्तर है ब विकल्प। अगला प्रश्न है, तटस्थता वक्रों की मान्यताओं में से निम्न में से कौन शामिल नहीं है? उपभोक्ता के व्यवहार की जब बात करते हैं तो सबसे पहली जो मान्यता रखी जाती है वह होती है उपभोक्ता की विवेकशीलता। विवेकशीलता का मतलब होता है कि उपभोक्ता अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना चाहता है और उसे बाजार से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं। इस तरह से पहला विकल्प जो है वो तटस्थ वक्रों की मान्यताओं में शामिल है। दूसरा विकल्प है अधिमानों में परस्पर संगति। अधिमानों में संगति का मतलब होता है कि उपभोक्ता एक स्थिति में यदि ए को बी से प्रेफर करता है और बी को सी से प्रेफर करता है तो वह ए को सी से प्रेफर करेगा। अगला ऑप्शन है चुनाव में सामंजस्य। चुनाव में सामंजस्य का मतलब होता है कि यदि एक स्थिति में उपभोक्ता ए को बी की तुलना में पसंद करता है तो वह हर स्थिति में ए को बी की तुलना में पसंद करेगा। अगला ऑप्शन है विभिन्न वस्तु समूह में तुलना का अभाव। तटस्थ वक्रों की मान्यताओं में एक उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं में तुलना कर सकता है। इस प्रकार से यहाँ पर जो द ऑप्शन है वो उपभोक्ता की जो तटस्थ वक्र है उनकी मान्यताओं में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, तटस्थता वक्र की विशेषताओं में शामिल नहीं है। पहली, ये दाईं और नीचे की तरफ झुकते हैं। ये बिल्कुल शामिल है, क्योंकि तटस्थ वक्र ऊपर से नीचे की तरफ दाईं ओर झुके हुए होते हैं। ये इसलिए क्योंकि यदि तटस्थ वक्र
पर एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाया जाता है और संतुष्टि के समान स्तर को बनाए रखना है तो दूसरी वस्तु की मात्रा को कम करना पड़ता है। दूसरा ऑप्शन है ये एक दूसरे के समानांतर होते हैं। तटस्थ वक्रों के परस्पर समानांतर होना अनिवार्य नहीं है, इसलिए ये तटस्थ वक्र की विशेषता नहीं है। ये मूल बिंदु के प्रति उन्नतोत्तर होते हैं। ये इसलिए क्योंकि प्रतिस्थापन की जो सीमांत दर है वो घटती है। ये भी तटस्थ वक्र की विशेषता है। और अंत में ये परस्पर काट नहीं सकते। ये भी तटस्थ वक्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता है जिसके ऊपर अपन व्याख्या कर चुके हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ब। अगला प्रश्न है, दो वस्तुओं के परस्पर पूर्ण स्थानापन्न होने पर तटस्थ वक्र की आकृति किस प्रकार की होती है? पूर्ण स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो एक दूसरे के स्थान पर काम में ली जाती हैं। सामान्य जीवन में ऐसी वस्तुएं नहीं पाई जाती हैं। जो वस्तुएं सामान्य जीवन में देखने को मिलती हैं वो अपूर्ण स्थानापन्न होती हैं, जिनको अभिव्यक्त करने के लिए एक सामान्य तटस्थ वक्र होता है जो मूल बिंदु की तरफ उन्नतोत्तर होता है। पूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं के लिए जो तटस्थ वक्र प्रयोग किया जाता है अपवाद स्वरूप वो नीचे की तरफ गिरती हुई एक सीधी रेखा के रूप में होता है। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प द, नीचे दाईं ओर जाने वाली एक सरल रेखा। अगला प्रश्न है, तटस्थ वक्र की एल आकृति किन वस्तुओं के कारण से होती है? पहला विकल्प है पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तुओं की स्थिति में। बिल्कुल नहीं, क्योंकि पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तुओं की स्थिति में तटस्थ वक्र नीचे गिरता हुआ एक सीधी रेखा के रूप में होता है। अनिवार्य वस्तुओं और सामान्य वस्तुओं की स्थिति में तटस्थ वक्र अपनी सामान्य आकृति का होता है जो मूल बिंदु की तरफ उन्नतोत्तर होता है। यहाँ पर वह विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। पूर्ण पूरक वस्तुओं की स्थिति में ये वस्तुएं वे होती हैं जो एक दूसरे के साथ एक समान अनुपात में काम में ली जाती हैं। ऐसी स्थिति अपवाद स्वरूप होती है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ब। अगला प्रश्न है, तटस्थ वक्र मूल बिंदु के उन्नतोत्तर होता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है प्रतिस्थापन की सीमांत दर का घटना। प्रतिस्थापन की सीमांत दर के घटने का कारण होता है कि सामान्य जीवन में जो वस्तुएं हैं वो अपूर्ण स्थानापन्न होती हैं। एक वस्तु की संतुष्टि के बिंदु पर पहुंचा जा सकता है। इस प्रकार सही उत्तर है विकल्प स। प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटने के क्या कारण होते हैं? प्रतिस्थापन की सीमांत दर वह दर होती है जब उपभोक्ता अपने संतुष्टि के समान स्तर को बनाए रखते हुए जब एक वस्तु की जगह दूसरी वस्तु का प्रयोग करता है। जब उपभोक्ता x वस्तु को समान दर से बढ़ाता है तो उसकी जगह पर वह y वस्तु को कम करता जाता है, लेकिन हर अगली स्टेज में y की कम की जाने वाली मात्रा क्रमशः घटती जाती है। इसका कारण ये है कि x और y दोनों वस्तुएं एक दूसरे की अपूर्ण स्थानापन्न होती हैं। x की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती है x के प्रति उसकी संतुष्टि का स्तर बढ़ता जाता है। और एक तीसरा महत्वपूर्ण कारण है, यदि x और y दोनों पूरक वस्तुएं हैं, एक दूसरे के साथ समान अनुपात में काम में ली जा रही हैं, तो भी सीमांत दर घट सकती है। इस तरह से ये सभी विकल्प सीमांत दर के घटने का कारण होते हैं। यहाँ पर द विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बजट रेखा या कीमत रेखा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बजट रेखा एक उपभोक्ता की खरीदने की क्षमता को बताती है। यह रेखा या इस रेखा के ऊपर और इस रेखा के अंदर सभी संयोग जिनको वह खरीद सकता है उन्हें प्राप्य संयोग कहा जाता है। इस तरह से इस रेखा को प्राप्य संयोगों की रेखा भी कहा जाता है। दी हुई कीमत और आय की स्थिति में जितने भी संयोग एक उपभोक्ता क्रय कर सकता है उसे भी बजट रेखा या कीमत रेखा कहा जाता है। बजट रेखा और कीमत रेखा का ढाल है वो कीमतों के अनुपात को बताता है। इस प्रकार से ऊपर के तीनों विकल्प बजट रेखा और कीमत रेखा की सही व्याख्या करते हैं। जो विकल्प द है यह अप्राप्य संयोगों की रेखा है। यह बजट रेखा की सही व्याख्या नहीं है क्योंकि बजट रेखा एक प्राप्य संयोगों की रेखा होती है। अगला प्रश्न है, बजट रेखा का ढाल निर्भर करता है। जैसा कि ऊपर बताया है कि बजट रेखा का ढाल जो होता है वो वस्तुओं की कीमतों के अनुपात को बताता है। ये सीमांत उपयोगिता को नहीं बताता है। उपभोक्ता की आय और अधिमानों का भी ये व्याख्या नहीं करता है। उपभोक्ता संतुलन की निम्नलिखित में से कौन सी एक सही शर्त है? उपभोक्ता संतुलन का मतलब होता है वह स्थिति
जहां पर पहुंचकर उपभोक्ता अपनी स्थिति में कोई बदलाव नहीं चाहता। यह एक तरह से पूर्ण संतुष्टि बिंदु होता है। क्रमवाचक एवं तटस्थता वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता संतुलन की दो शर्तें हैं। पहली शर्त, जहां तटस्थता वक्र कीमत रेखा को स्पर्श करता है, इसे यूं भी कह सकते हैं कि जहां प्रतिस्थापन की सीमांत दर कीमतों के अनुपात के बराबर होती है। और दूसरी शर्त होती है कि संतुलन बिंदु पर जो तटस्थता वक्र होता है वह मूल बिंदु की तरफ उन्नतोदर होता है। इसका दूसरा मतलब होता है जहां MRSXY जो है वह गिरती भी होती है। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प ब, MRSXY इज इक्वल PX/PY। दूसरा प्रश्न है, तटस्थता वक्र विश्लेषण में एक वस्तु की कीमत में कमी का क्या परिणाम होता है। कीमत में कमी का जो परिणाम होता है वो कीमत प्रभाव होता है। और कीमत प्रभाव दो प्रभावों का योग होता है। एक होते है आय प्रभाव और दूसरा होता है प्रतिस्थापन प्रभाव। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प द। अगला प्रश्न है, जब उपभोक्ता की स्थिर मौद्रिक आय की स्थिति में एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो इसे क्या कहा जाता है। कीमत में परिवर्तन के प्रभाव को मांग पर जब देखते हैं तो इसे कीमत प्रभाव कहा जाता है। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ब। प्रतिस्थापन प्रभाव के संबंध में असत्य कथन का चुनाव कीजिए। प्रतिस्थापन प्रभाव वह प्रभाव होता है जिसमें वस्तुओं की सापेक्षिक कीमतें बदल जाती हैं। इन कीमतों में बदलाव से वस्तुओं की क्रय की जाने वाली मात्राओं में बदलाव आता है और इन बदलावों के बाद भी उपभोक्ता जो है अपने पूर्व तटस्थता वक्र पर या संतुष्टि स्तर पर बने रहता है। इस तरह से ये तीनों विकल्प प्रतिस्थापन प्रभाव की सही व्याख्या कर रहे हैं। प्रतिस्थापन प्रभाव की स्थिति में संतुष्टि का पूर्व स्तर बने रहने के कारण से वास्तविक आय में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता। इसलिए यहाँ पर प्रतिस्थापन प्रभाव के संबंध में जो असत्य कथन है वह विकल्प द के रूप में दिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रतिस्थापन प्रभाव सदैव होता है। प्रतिस्थापन प्रभाव सदैव ऋणात्मक होता है क्योंकि जब एक वस्तु की कीमत कम होती है तो इससे संबंधित जो स्थानापन्न वस्तु है उसकी मांगी गई मात्रा बढ़ जाती है। इस तरह से इन दोनों के बीच में ऋणात्मक संबंध होने के कारण से यह ऋणात्मक होता है। एक सामान्य अर्थ यह भी है कि प्रतिस्थापन प्रभाव सदैव सस्ती वस्तु को महंगी वस्तु से रिप्लेस करता है। अगला प्रश्न है, आय प्रभाव के संबंध में सत्य कथन छांटिए। पहला है, आय प्रभाव सापेक्ष कीमतें स्थिर रहने पर आय में परिवर्तन का उपभोग पर प्रभाव बताता है। बिल्कुल सही है। सामान्य वस्तुओं में आय प्रभाव सदैव धनात्मक होता है। घटिया और गिफिन वस्तुओं की स्थिति में आय प्रभाव ऋणात्मक होता है। उपयुक्त तीनों जो कथन है वो आय प्रभाव की सही व्याख्या है। इस तरह से यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प द।